Assalamualaikum, this is Mohit Pizada in Washington, United States. हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ता में अब 20 मई 2026 की सुबह हो रही है, बुध का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी है, ईरान अमेरिका से भी है, अमेरिका के अंदर की ऐसी डेवलपमेंट्स जो हमें एक्सप्लेन करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ कोई पीस डील क्यों नहीं कर पा रहे, उनके रास्ते की सियासी मजबूरियाँ क्या हैं। लेकिन बात का आगाज़ हमें पाकिस्तान से करना होगा, जहाँ एक बार फिर 19 मई को रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर एक मैदान जंग की सी सूरत हाल थी, एक वॉर जोन था, एक ऐसा लगता था कि एक जंग हो रही है। और ये मैदान जंग जो था, इसमें इस्लामाबाद की पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, उन्होंने बेतहाशा रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, और रबर बुलेट्स के इस्तेमाल के नतीजे में बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पे जाएँ तो वहाँ आपको इस किस्म की बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जहाँ इन तफसीलात को आप बहुत बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट इसका क्या था? खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब, मोहतरमा अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान जो हैं, जो इमरान खान की बहनें हैं, उनके साथ अडयाला जेल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ी तादाद में अपने साथ वर्कर्स को लेकर आए। उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, उनकी अपनी कैबिनेट के बहुत से मिनिस्टर्स भी उनके साथ थे। याद रहे कि मोहतरमा अलीमा ख़ान साहिबा ने कई हफ्ते पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से अपील की थी, उन्हें एक तरह से शर्म दिलाई थी कि अडयाला जेल के बाहर लोग नहीं पहुँचते। और उनकी इस अपील के जवाब में सुहेल आफरीदी साहब, जो बहुत हफ्तों तक नहीं आ सके थे, ये और बात है कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो बहुत दफ़ा वो अडयाला जेल के बाहर आए, सारी सारी रात बैठे रहे सर्दियों के अंदर, और फिर उनको कभी भी, उनको मेरा ख्याल 12 दफ़ा या 13 दफ़ा या शायद 14 दफ़ा वहाँ पे आए, अदालतों में भी गए, लेकिन उनको किसी ने भी इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात नहीं होने दी। बहरहाल फिर कई हफ्ते वो नहीं आए। फिर अलीमा की अपील के बाद से उन्होंने दोबारा यहाँ आना शुरू कर दिया। चंद दिन पहले भी यहाँ पे वो पहुँचे थे। इस दफ़ा उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा फ़ैसला करेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ यहाँ पहुँचे, और पिछले वीलॉग में ही मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है उनको मोटरवे की एंट्रेंस से ही रावलपिंडी पे पुलिस ने रोक लिया, जहाँ पुलिस के साथ उनका खासा एक तल्ख कलामी हो रही थी, जहाँ पे उन्होंने पुलिस को बाबर करवाया। उनके मशहूर डायलॉग पाकिस्तान के अखबारात की जीनत हैं, जहाँ उन्होंने कहा कि क्या तुम लोग पाकिस्तान को तोड़ देना चाहते हो? मैं खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं? हमें क्यों नहीं जाना देता? हम पीसफुल मुतालबा है हमारा, हम इमरान खान से मिलना चाहते हैं, ख़ानदान का ये हक़ है, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद मेरा वैसे ये ख्याल ये था, मैंने उस वीलॉग में अपना ये एक एनालिसिस दिया था सुपरफिशियल सा। मेरा ख्याल था कि एक स्टैंड ऑफ के बाद उन्हें अडयाला जेल तक पहुँचने दिया जाएगा। ये जो वॉर जोन है, ये एग्जैक्टली अडयाला जेल के बाहर नहीं बना, बल्कि ये चुंगी 26 नंबर जो चुंगी है, उसके आगे पीछे का ये सारा सीन है, जहाँ पे ये सारा तहस पटहस और मारपीट जो है हुई है। और फिर सवाल इसमें उठता है कि जनरल आसिम मुनीर का जो रजीम है, जिसको हम अब शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम तो कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जनरल साहब का जो ये रजीम है, उनका ये जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल है, इसमें उनको इस बेजा किस्म के तशद्दुद की क्यों ज़रूरत पड़ी? पाकिस्तान में कोई इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान कभी भी कोई बहुत ज़्यादा पुरअमन माशरा नहीं रहा। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 बरसों में तशद्दुद का इस्तेमाल जिस तरह से बेदरेक किया गया है, उसमें जो एक डेकोरम था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। फ़ॉर इंस्टेंस, पहली बात यह है कि जब भी कहीं किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर, वहाँ मिनिस्टर्स मौजूद हों, वहाँ पुलिस हवाई फायर नहीं करती, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं करती, लाठी चार्ज नहीं करती, एक सर्टन डेकोरम जो है वो रखा जाता है। इससे पहले जब भी हजूम जो है, अव्वल तो पुरअमन हजूम के ऊपर पाकिस्तान में वायलेंस कम की गई है, लेकिन अगर की भी गई है, अगर उनके मुतालबात थे, तो उमूमन कुछ इस किस्म के सर्कमस्टांसेस में की गई है कि कुछ सियासी हजूम या मजहबी इंतहा पसंद किसी वजूहात की वजह से मुतालबा लेके इस्लामाबाद में फ़ौरन जो डिप्लोमेटिक कोर है, जिसको इस्लामाबाद का रेड एरिया किया कहा जाता है, जहाँ पर सेंसिटिव अमेरिकन एम्बेसी है, ब्रिटिश हाई कमीशन है, ख़ास करके अमेरिकन एम्बेसी है, यूरोपियन मिशंस हैं, और उसका एक तारीखी पस मंज़र है। बिकॉज 1979 में 1979 के अंदर जब खाना काबा के ऊपर आके यमनियों ने आके कब्ज़ा कर लिया था, तो उस वक़्त इस्लामाबाद में ये खबर रेडियो पाकिस्तान ने दे दी थी कि ये इसराइली कमांडोज़ जो हैं वो खाना काबा के अंदर घुस गए, जिसके जवाब में एक बिफरा हुआ बेकाबू हजूम जो है वो दाखिल हो गया। उस वक्त रेड एरिया में कोई प्रोटेक्शन नहीं होती थी, वो अमेरिकन एम्बेसी में पहुंच गए, जहां अब एक नई एम्बेसी बनी है, वहाँ उन्होंने एम्बेसी को आग लगा दी। 4 लोग जो हैं उस पूरे के पूरे तशद्दुद के वाक़यात में जो है हलाक हुए, जिसमें कुछ 1 या 2 अमेरिकन मरीन्स भी थे, बाकी प्रोटेस्टर्स भी थे। उसके बाद से जो है वो रेड एरिया को बहुत ज़्यादा महफूज बनाया गया। तो हमने जब भी देखा है कि अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान के हजूम को किसी और के ऊपर बहुत वायलेंस हुई है गुज़िश्ता ज़मानों में और हुकूमतों में, वो उस वक्त हुई जब वो रेड एरिया के अंदर जाना चाहते थे। एक खौफ था कि वरना इस तरह से वायलेंस का जो अब इन्होंने रवाज
प्रणाली है, ये पहले नहीं था। इस वायलेंस के रवाज से हमें जो अभी ये इसका इन्होंने इस्तेमाल किया, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है 2 चीज़ें। एक तो यहाँ पर जनरल साहिबान ने ये मैसेज दिया है कि हम किसी भी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर रहे हैं, हम इस चीज़ को बिल्कुल खातर में नहीं लाते कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर खुद आए हुए हैं। एक तो उन्होंने ये मैसेज दिया है। दूसरा, इससे उनके अंदर की एक जो सियासी इनसिक्योरिटी है कि उनको लगता है कि अगर ज़रा सी भी नरमी दिखाई गई, अगर हमने अंडर प्रेशर आके मुतालबे में इमरान खान, उनकी बहनों की, उनकी फैमिली की हमने मुलाकात इमरान खान से करा दी, तो हमें शायद कमज़ोर समझा जाएगा। ये वो चीज़ है जहाँ पे हम खड़े हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको और भी तफसीलात बताऊँ कि दूसरे एंड पे ये तो सारा जो महासे जंग था, ये चूँकि नंबर 26 के आगे पीछे था, लेकिन दूसरे एंड पे बैरिस्टर सलमान राजा साहब, गौहर अली खान साहब और चंद और लोग जो एक्टिंग चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे, लेकिन उनको भी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। बहुत देर इंतज़ार करके वहाँ से वो चले गए। अब हम देखें कि इससे हमें इसका अब तक फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हुई। ये दोनों इसके साथ एक रिलेटेड डेवलपमेंट है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आगे पीछे हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो जुमे के दिन मुल्क गिर एक हड़ताल करेंगे, एक प्रोटेस्ट करेंगे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। उसकी उन्होंने कॉल दे दी है, और जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान भर के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे मुज़ाहरे किए जाएंगे। इसका ऐलान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर असद कैसर साहब ने, जिससे पहले नेशनल असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, उन्होंने शाहिद खटक साहब के साथ, जो कि इस वक्त पार्लिमानी लीडर है मेरे ख्याल नेशनल असम्बली के अंदर, उनके साथ मिलकर दोनों ने इसका ऐलान किया। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है, जिसको महमूद खान अचकज़ई साहब हेड करते हैं, राजा नासिर अब्बास उनके साथ हैं, उन्होंने इस स्ट्राइक की कॉल को उन्होंने सपोर्ट किया। इसके साथ जो एडिशनल डिटेल है वो ये कि सोमवार के दिन, अब से 2 दिन पहले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप में, महमूद खान अचकज़ई साहब की लीडरशिप में एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी पार्लिमानी लीडरशिप भी थी। उसमें राजा नासिर अब्बास साहब भी थे। उसमें पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मशहूर ज़माना जनाब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने भी शिरकत की, जहाँ पर एक दफ़ा ये डिमांड किया गया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI मिल के डिमांड करते हैं कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को उनकी सेहत के और उनकी आँखों की जो सूरत हाल है, उसके तकाज़े में उन्हें हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया जाए ट्रीटमेंट के लिए। उनसे मुलाकातों का सिलसिला जो है वो खोला जाए, और क्योंकि उनकी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जो हैं वो पाए जाते हैं। साथ हम सुनने में ये भी आ रहा है कि राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई के बिहाइंड द सीन एक चैनल, एक जैसे कहते हैं ना ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तौर पे, पाकिस्तान का जो रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, या आप कह लें मिलिट्री रजीम, उनके साथ उनकी एक बिहाइंड द सीन नेगोशिएशन भी इमरान खान के हवाले से इस वक्त हो रही है, जिसका कोई रिजल्ट निकल सकता है। अब ये एक अफवाह ही है सियासी, आप इसके मतलब को हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते कि इसके कितने क्रेडेंशियल्स हैं, कितनी बात में सदाकत है, लेकिन सुनने में ये ज़रूर आ रहा है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ इमरान खान के हवाले से नहीं होगी। जो फ्राइडे की प्रोटेस्ट है, इसके अंदर इन्फ्लेशन, गरानी का, महंगाई का भी एजेंडा है। पेट्रोलियम प्राइसेस, गैस प्राइसेस, ये सब इसके अंदर है। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब इस वक्त हम खड़े हैं 20 मई पे, और ज़ाहिर है 2-3 दिन के बाद ये 23-24 मई होगा। तो अब हम मई के महीने के आखिरी हफ्तों में दाखिल हो गए हैं, और बजट की आमद है, बजट का सीज़न है, हुकूमत बजट साजी कर रही है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है, अपनी पॉलिटिकल जो इस वक्त स्टैंड है, या जो उनकी पॉलिटिकल जद्दोजहद है, उसको बजट के साथ वो अलाइन करने की यहाँ पर अब वो कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रजीम जो है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम और जन साहब का रजीम बहुत अक्लमंद होता, वाइज होता, इसका कोई फॉरवर्ड विजन होता, तो इस स्टेज के ऊपर, जबकि सारी दुनिया इनके साथ खड़ी है, ईरान की पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के नतीजे में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्पेस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। उसके बाद ईरान की जंग के नतीजे में इन्हें जो मीडिएशन रोल मिला, उसमें तो पूरी दुनिया इनके ऊपर रश कर रही है। अब तो सूरत रश के कमर वाली सूरत हाल हो गई है कि MBS MBZ शेख तमीम जो हैं कतर के, वो भी इनके साथ कम्पीट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा भी नाम ले दें, चूँकि इतनी दफ़ा वो फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ कर चुके हैं। नाम उनको वैसे दोनों की याद नहीं हुए, लेकिन अभी तक इनकी बहुत तारीफ़ कर चुके हैं, जिससे इनकी पॉलिटिकल स्पेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये इनकी क्लाइमेक्स है पॉलिटिकल पावर और लेजिटिमेसी की दुनिया में। इस मौके के ऊपर इनके पास इतना पॉलिटिकल गुडविल होनी चाहिए, इनके पास इतना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से थोड़े से बोल्ड फैसले कर सकें, और इमरान खान और बुशरा बीबी को पहले पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, या इसे कहते हैं जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ उनको मुंतकिल करें, और फिर एक टाइम वक्फे के बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला, जो कंट्रोल्ड मुलाकातें हों, हर एक से मुलाकात ना हो, लेकिन एक बेहतर डिसेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में, मीडिया ना हो, लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, उनके जो लीडर हैं, उसके अलावा जो उनकी
उनकी जो फैमिली है उनके साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला खुले, उसको एक रेगुलेट करें, हुकूमत के साथ उनकी मुलाकातें हों और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से बनी गाला शिफ्ट कर दें। इससे इनकी पॉलिटिकल स्पेस में कमी नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ताकत में, इनकी पॉलिटिकल स्पेस में इजाफा होगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि वो खुद अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, या फिर इतनी रिवेंज की इनकी फीलिंग है जिसे वो ओवरकम जो है वो नहीं कर पा रहे। एट द सेम टाइम हम ये भी सुन रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके 28th अमेंडमेंट के हवाले से एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रही। जब मैं ये सुनता हूँ, ये कंफर्म्ड है कि राब्ते हो रहे हैं, तो फिर मेरे जहन में सवाल आता है जो मैं 2022 से मैंने कई दफ़ा उठाया। हर दफ़ा जब मैंने उठाया लोगों ने मुझे जूते मारे, बहुत लान तान की, जनाब किस तरह की आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के अंदर वैल्यूज़ होती हैं। मैंने हमेशा ये कहा कि अपने दुश्मनों के साथ, पॉलिटिकल दुश्मनों के साथ इमरान खान को इतनी नहीं बिगाड़नी चाहिए थी, और सभी के साथ एट द सेम टाइम उनको जो है ना एक लड़ाई का माहौल नहीं रखना चाहिए था। बिकॉज इमरान खान के 2018 से 2022 के दरमियान में उनकी जो प्रिंसिपल फाइट थी वो बुनियादी तौर पर शरीफ ख़ानदान के साथ थी, क्योंकि उनका और शरीफ ख़ानदान के दरमियान पंजाब का जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड था वो कॉमन था। उनका सिंध के अंदर ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाके पीपल्स पार्टी से लड़ने की कोशिश की, तो उन्हें आसिफ अली जरदारी और बिलावल की पीपल्स पार्टी के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक रखना चाहिए था। अगर खुद नहीं रख सकते थे तो सेकंड टियर लीडरशिप के साथ रखते, ताकि दूरियां इतनी ना होती और आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ को और जनरल बाजवा की स्ट्रेटजी और हिकमत अमली का हिस्सा ना बन सकते। लेकिन उन्होंने नहीं किया। और मुझे याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर इमरान खान के हैं, वो जब भी मैंने ऐसा कहा, लोगों ने कमेंट किया कि जनाब अब वैल्यूज़ होती हैं, ये करप्ट है, इमरान खान कैसे अफोर्ड कर सकते हैं उनकी करप्शन की वैल्यू। तो अब कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? अब आपके सामने सारी सूरत हाल है, अब कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? सियासी हिकमत अमली का जो है, जो लोग कोई एथिकल वैल्यूज़ के साथ इनका ताल्लुक़ नहीं होता। पॉलिटिक्स में आप एथिक्स को बहुत हद तक प्रिटेंड करते हैं, सारी दुनिया में ये होता है, और आप उसके साथ खेलते हैं। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिक्स एक बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की, बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की ये स्टेट क्राफ्ट है। ये सीधा सीधा यूनिवर्सिटी और कॉलेज की डिग्रियाँ लेने वाला मामला नहीं होता। बहरहाल अब इस पर इतना ही। अब हाँ, इस चीज़ के ऊपर कि ईरान, अमेरिका और ट्रंप के दरमियान में क्या हुआ। अमेरिका के सदर, दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग शख्सियत, उन्होंने मंगल के दिन एक बार फिर एक स्टेटमेंट दाखी मीडिया से बात करते हुए व्हाइट हाउस में। उन्होंने एक स्टेटमेंट दाखी और उनके वाइस प्रेसिडेंट ने एक डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट वहाँ पे इशू की। लेकिन पहले हम देख लें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को कहा, मैं तो ईरान के ऊपर हमला करने वाला था, 1 घंटा रह गया था बस। हालांकि मंडे को उन्होंने ये कह दिया, 1 घंटा कहाँ से रह गया था। ट्यूसडे को उन्होंने अपने सिचुएशन रूम की मीटिंग करनी थी, जहाँ पे मिलिट्री ऑप्शन उनके सामने रखी जानी थी, और मंडे को ही उन्होंने कह दिया कि नहीं अब हमला नहीं कर रहे। लेकिन कहा 1 घंटा रह गया था। और लेकिन यह है कि मुझे MBS ने, MBZ ने और शेख तमीम जो हैं कतर की, उन्होंने मुझे रोक दिया। फिर उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ईरान एड़ियाँ रगड़ रहा है, वो तो बिल्कुल इल्तजा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है माफ़ियाँ मांग रहे हैं मुझसे, वो एक मुझसे डील हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं हो रही हैं, वो तो बिल्कुल डेस्परेट हैं मुझसे डील हासिल करने के लिए। और अभी भी उन्होंने कहा कि हमला जो है वो हो सकता है। इसका जवाब दिया है ईरान की पार्लियामेंट के जो नेशनल सिक्योरिटी के हेड हैं, जिनका नाम इब्राहिम अजीज़ी है। ये बड़े हॉकिश हैं, ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स देते हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान को एक ऑनेस्ट ब्रोकर बन के सामने आना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक ही साइड की सारी बात मानता चला जाता है। उसको एक बैलेंस इख्तियार करना चाहिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड एंड स्ट्रॉन्ग नर्व्ड किस्म का इनको शख्स जो है वो समझा जाता है, और हॉकिश स्टेटमेंट्स इनकी होती हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर हमला नहीं किया है मंगल को, जो भी किया है, उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी फ़ौज को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि इसका बड़ा धंधा शिकन किस्म का, सख्त किस्म का जवाब दिया जाएगा। अब अब्बास अरगची, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची, जो हरगिज़ हॉकिश नहीं है और बहुत मॉडरेट हैं, उनका और इब्राहिम अजीज़ी की शख्सियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने ये दोबारा जंग की, उसका मतलब उर्दू का मतलब ये है, तो उसको बहुत बड़ी एक सरप्राइज़ मिलेगी, उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ यहाँ पे मिलेगा। यानी उनको वो बड़े, ईरान उनको बहुत तैयार मिलेगा आगे से जवाबी तौर पे। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? मैंने आपको एक पिछला जो मेरा ख्याल वीलॉग था, या उससे पिछला वीलॉग में, लास्ट वीलॉग में मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी दिखाई थी, जिसका एनालिसिस था 2 दिन पहले का, जिसमें कई कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरानी एक सेकंड राउंड के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब फर्स्ट राउंड ख़त्म हुआ 6 अप्रैल 2026 को, तो कभी भी उन्होंने बिलीव नहीं किया कि ये आखिरी राउंड है, कि जंग ख़त्म हो गई है। उनको अंदाज़ा था कि एक सेकंड राउंड होना है। उन्होंने अपनी तमाम तैयारी, अपने मिसाइल सिस्टम्स, सिलोज, मोबाइल लॉन्चर्स, ड्रोन्स, अपनी जो अंडरग्राउंड उनकी फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको उन्होंने तैयार कर रखा है। और उनका जो एक काउंटर प्लान एग्जिस्ट करता है अमेरिका के जवाब में, जैसे ही हमला होगा, काउंटर प्लान के प्रिंसिपली तौर पर 2 कंपोनेंट हैं। एक तो ये कि वो मैसिव मिसाइल स्ट्राइक्स करेंगे GCC कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया
कुवैत, बहरीन, कतर के ऊपर और इनकी ऑयल फैसिलिटीज़, इनकी गैस फैसिलिटीज़, इनके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, इनकी पाइपलाइंस जो हैं, इनकी जो पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, इनको वो टारगेट करेंगे। ये बात उनकी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चीज़ छपी है, तो ज़ाहिर है कि एमबीएस ने, एमएन और एमबीजेड ने इसको बड़े गौर से पढ़ा होगा। शायद यही वजह है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि प्लीज़ 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 अभी मिस्टर ट्रंप प्लीज़ डोंट डू इट। लेकिन और दूसरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ जो बाबुल मंदब है, जो रेड सी के नीचे एक बहुत ही नैरो पॉइंट है जो सऊदी अरेबिया के वेस्ट में है, और वहाँ पर हूथीज़ जो हैं उसे बंद करेंगे। और ये भी उसमें था न्यूयॉर्क टाइम्स में कि इसी वजह से हूथीज़ ने अपना बहुत पहले राउंड का हिस्सा बने ही नहीं, बिकॉज़ वो अपने असले को, अपने मिसाइल्स को ज़ाया नहीं करना चाहते थे। 2025 में भी उनकी खासी तहस पटैस हुई इजराइलीज़ के साथ और अमेरिकन के साथ, उनका खासा एमिनेशन उसमें खर्च हो गया था। जब ऐसे में ईरानी काउंटर प्लान का मतलब सुनता हूँ, उसकी कॉन्टूर सुनता हूँ, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया, तो मेरे जहन में सवाल आता है कि जहाँ ये ईसाई इनका प्लान जो है ईरानियों का या हूथीज़ का, वो इतना पब्लिक है कि वो छप रहा है और उसकी सवाल, तो फिर ज़ाहिर है कि सेंटकॉम के एडमिरल कूपर जो है, ब्रैड कूपर जो हैं, और जो उनकी सारी फ़ौज है, ये कोई बच्चों वाली तो है नहीं, बांग्लादेश या मतलब कोई टांगानिका की फ़ौज है। मतलब इनको भी अंदाज़ा है कि ईरानियंस की किस किस्म की मतलब तैयारी है, ये हूथीज़ की है, और ये भी उसके लिए तैयार ही होंगे। हमें कोई बहुत ज़्यादा यानी खुशफहमी में भी नहीं रहना चाहिए, उनका भी काउंटर प्लान होगा। बहरहाल इस सारी बहस से कतई नज़र अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो अब इंक्रीजिंगली प्रेसिडेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सोबर लगने लग गए हैं मुझे, कम अज़ कम जेडी वैंस जो हैं, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमने अपनी टॉक्स में ईरान के साथ जो हमारी बातचीत हो रही है, प्रपोजल्स, काउंटर प्रपोजल्स में, हमने बहुत सब्सटेंटिव ग्राउंड कवर किया है। हमारी टॉक्स उनके साथ मुश्किल हैं इन अंडर द सर्कमस्टांसेस, हमारी बड़ी पुरानी उनके साथ दुश्मनी है, वॉरफेयर है। उसके बाद ईरान की लीडरशिप जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी है, उन्हें डिसीजन मेकिंग में मसला आ रहा है। लेकिन रेस्ट एश्योर कि हमारी ईरान के साथ कोई फॉर एवर वॉर नहीं होगी, इस जंग को ख़त्म होना है। चूँकि उन्होंने बात इतनी मुनासिब की, इतनी पॉजिटिव बात की, ऑयल प्राइसेस में फौरी तौर पे खासी कमी आ गई, कई डॉलर ऑयल प्राइसेस जो हैं उसके बाद गिर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में अमेरिका में एक ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिससे हमें बहुत बेहतर तौर पे अंदाज़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों जो है ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस से और बेंजामिन नेतन्याहू की लॉबी के इन्फ्लुएंस से नहीं निकल सकते, और क्यों ईरान को वो कोई मुनासिब डील नहीं दे पा रहे, और ये जंग जो है वो क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डील है, देखने में बिल्कुल अनरिलेटेड लगती है जब आप ये सुनते हैं कि केंटकी के अंदर जो 7 टाइम्स इलेक्ट होने वाले कांग्रेस मेंबर, इंतहाई पॉपुलर रिपब्लिकन थॉमस मेसी को रिपब्लिकन जो प्राइमरीज हैं उसमें शिकस्त होगी। अच्छा, प्राइमरी क्या होती है, जो लोग अमेरिका में नहीं, अमेरिका में तो हर बंदा बच्चा बच्चा लफ्ज़ प्राइमरी समझता है इलेक्शन के हवाले से। इससे पहले कि आप एक्चुअल इलेक्शन में जाएं, जहां डेमोक्रेट्स और क्योंकि मिड टर्म हो रहे हैं नवंबर में, इससे पहले कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे के साथ क्लैश करें नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर, प्राइमरीज में हर पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट को कंफर्म करना होता है। अमेरिका की डेमोक्रेसी बड़ी ग्रास रूट है, बड़ी मुख्तलिफ है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका की डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान पाकिस्तान में आप ट्रांसलेट करें, तो इससे पहले कि आप जनरल इलेक्शन में जाएंगे, हर पार्टी अपनी प्राइमरीज करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मुस्लिम लीग हो, और उनका एक ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने या इमरान खान ने कोई अपने कैंडिडेट जो हैं उनको नामजद कर दिया है कि जनाब टिकट दे दिया है, लाओ 5 करोड़ रुपए लाओ, 10 करोड़ रुपए लाओ, 1 करोड़ रुपये लाओ तो मैं टिकट दे देंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ आपको अपना इलेक्शन खुद से लड़ना पड़ता है। पार्टीज़ के अंदर भी कोई आपको बना नहीं सकता कि आप विनिंग कैंडिडेट हैं। तो ये जो प्राइमरीज हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त प्राइमरीज हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्राइमरीज में तमाम रिपब्लिकन उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने किसी भी पॉइंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत की थी, खा वो बजट मेकिंग में हो, खा वो इसे कहते हैं वो जो इसे कहते हैं जो उसकी क्या था, एप्स्टीन स्कैंडल था, जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल में अगर किसी ने कहा था कि ये इसकी फाइल्स FBI को रिलीज़ करनी चाहिए, या डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट में कोई उनकी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कमेंट किया था, या इम्पीचमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया था 2021 से अब तक, सबको डोनाल्ड ट्रंप ने स्लॉटर कर दिया है, सबको फारिग कर दिया। अब तक 6-7 वो रिपब्लिकन डिसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ तस्वर किए जाते थे, जिन्होंने उनकी मुखालफत की थी, उन सब का उन्होंने सफाया कर दिया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो ये थे थॉमस मेसी, इंतहाई पॉपुलर 7 दफ़ा वो उन्होंने इलेक्शन जीता, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थे, उनको हराया। अच्छा, अब उनको हराया कैसे? एक तो ये नोट करें कि उनको डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाहिर अपना सारा वज़न उनके खिलाफ एक बंदा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जो बिल्कुल अननोन था, जो एक पता नहीं 70 साल का था, कभी रिटायर हुआ था, एक नेवी सील था, उसको जानता कोई नहीं था, उसको तकरीर करनी नहीं आती थी, उसने अपने थॉमस मेसी के साथ कोई जाके कोई उसने उनके मुकाबले में स्पीच भी नहीं की, उसको लोग जानते भी नहीं थे, उसकी लैक लस्टर पर्सनैलिटी थी, वो बोल ठीक नहीं सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वज़न उसके पीछे डाल दिया। लेकिन खाली उनके वज़न डालने से ये नहीं हुआ। अब आई असल बात,
ज़ायनिस्ट एंड प्रो इजरायली ग्रुप्स ने मैसिव कैंपेन रन की और उन्होंने मैसिव फाइनेंसिंग की, बिकॉज अमेरिका में हर इलेक्शन जो है वो आपकी खर्चे का बेसिकली वो रिजल्ट होता है कि कितना आप पैसा आप इकट्ठा करते हैं उस कैंपेन के लिए, कितने एड्स रन करते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ईमेल के ज़रिए, डोर टू डोर, कितना टेलीविज़न ऐड रन करते हैं, माइंड्स को कितना आप कॉन्कर करते हैं और मुतासर करते हैं। तो ये सबसे अमेरिका की तारीख़ की असर हाज़र की, और शायद शुरू से ये सबसे महंगी प्राइमरी कांग्रेशनल कैंपेन थी, जिसमें $33 मिलियन खर्च हुए हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, और उसमें से $19 मिलियन जो है वो खर्च किए गए हैं थॉमस मेसी के ख़िलाफ़, उनके अपने 13-14 मिलियन वो रेज़ कर सके। और इन $19 मिलियन को रेज़ करने में जो ज़ायनिस्ट ग्रुप्स हैं, जो प्रो इसराइल ग्रुप्स हैं, उन्होंने बहुत ही कलीदी और इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले किया। अब इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रो इसराइली एंड ज़ायनिस्ट ग्रुप्स की किस हद तक जो है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके बगैर वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को रन नहीं कर पाए। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस वो ईरान को कैसे एक ऐसी डील जो है वो दे पाएंगे, जो डील जो है जिसको जब तक कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो उसे अप्रूव नहीं करेंगे, उसे सैंक्शन नहीं करेंगे। दैट रेजेस मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अमेरिका की वैसे नरेशन में इसको साइंस में कहते हैं $64,000 प्रोग्राम, बिकॉज एक प्रोग्राम हुआ करता था टीवी का $64,000 प्रोग्राम। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे एक ऐसी डील डोनाल्ड ट्रंप सेल कर सकेंगे ज़ायनिस्ट को, जो ईरान को भी एक्सेप्टेबल होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको, मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी बात हो जाए। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुज़श्ता चंद दिनों से एक 5 कंट्रीज़ के दौरे में निकले हुए थे, जो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल ख़त्म हो गया। वो इटली में है, उसके लास्ट लेग के ऊपर। इस दौरे में आपको मैंने बताया था कि चुगे में जो है मुत्तहिदा अरब अमारात को ऐड किया गया। असल में 4 कंट्रीज़ को उनको जाना था, जिसमें स्वीडन था, नॉर्वे था, नीदरलैंड था, और उसके बाद उसमें इटली था। अब संडे को नीदरलैंड में नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट और एक डील जो है वो साइन हुई है दुनिया की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के दरमियान। उसमें से नीदरलैंड की कंपनी है ASML और हिंदुस्तान की कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक। मैं क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ? बड़ी इंटरेस्टिंग डील है, इसका ताल्लुक अल्टीमेटली पाकिस्तान से भी बन जाता है। ASML है स्टैंड्स फॉर एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी। ये जो चिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर की चिप्स होती हैं, उसकी फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के ये ग्लोबल लीडर हैं, और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स $11 बिलियन लगा के गुजरात में एक यूनिट खड़ा कर रहा है इस किस्म की लिथोग्राफिक कैपेबिलिटी का, जो 2028 तक मेरा ख्याल है फंक्शनल हो जाएगा। गुजरात होम स्टेट है नरेंद्र मोदी की, और ये बनाएंगे 300 mm के वेफर्स, जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, और फिर ये बाद में ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मोबाइल्स में, एंड देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ दैट। नरेंद्र मोदी का जो विजन है जो 2025 में सामने आया, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन जो है उसका, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक क्रेडिबल यानी उसका हिस्सा बन जाए, जुज़ बन जाए। इस वक्त हिंदुस्तान अपने एडवांस सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो बाहर से हासिल करता है, बहुत हद तक चीन से भी इंपोर्ट करता है, और उसके पास अपनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो इसकी प्री फैब्रिकेशन फैसिलिटी हासिल करना चाहते हैं। अब मैं इसको क्यों कहता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज पाकिस्तान में भी बड़ी खप है AI के हवाले से, सेमीकंडक्टर्स के हवाले से। लेकिन फ़र्क ये है, और अगर ये आप चाहें कि मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की, जब मैंने ये खबर देखी और मैंने देखा ये फ्लैश हो रही थी अल जज़ीरा में, मुख्तलिफ अमेरिकन पब्लिकेशंस में, तो मैंने इसके ऊपर बड़ा वक्त लगाया पढ़ने के लिए। फिर मेरे जहन में सवालात पैदा हुए, फिर मैंने और इस पर रिसर्च की। मैंने समझना चाहा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ AI। मुझे पता चला कि पाकिस्तान भी ऐसा नैला दैला नहीं है। पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, और जो 7 मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान में क्लैश हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने AI का और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के 5 जहाज़ जो हैं वो गिर गए। लेकिन फ़र्क ये है कि पाकिस्तान की तमाम तर जो काम है वो बेसिकली मिलिट्री सेक्टर में है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है, और वो चाइनीज़ डिपेंडेंट है। ये पाकिस्तान के पास इतना सरमाया नहीं है, इतनी बजट नहीं है कि वो खुद से सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्वेस्ट कर सकें, इसलिए वो चाइनीज़ के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और बहुत हद तक वो एंड यूज़र लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी ऐसे लगती है कि वो एक फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में जा रहे हैं सेमीकंडक्टर से। ये बहुत बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर मुझे मौका मिला और आप लोगों में से कुछ लोग चाहते होंगे तो मैं इसके ऊपर एक एक्सप्लेनर वीडियो कर सकता हूँ अलॉन्ग विद लॉट ऑफ डेटा, फिर वो GVS न्यूज़ के ऊपर मैं करूँगा। इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप खुद भी थोड़ा सा इसको देख लें स्टोरी को। अल जज़ीरा की बहुत डिटेल स्टोरी है। ASML एंड टाटा को अगर आप लिखेंगे ASML
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स या टाटा या इंडिया, तो आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी आएगी जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, फिर आप उसके ऊपर और भी रिसर्च कर सकते हैं। इस पर कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट्स एंड आई एम थैंकफुल टू जो आप लोगों ने 1400-1500 कॉमेंट किए मेरी रिक्वेस्ट पे पिछली वीडियो में, वो मेरे ख्याल सारे ही मैंने देखे हैं और 100-150 को तो मैंने जवाब भी दिया और उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ें पता चली। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली कि पाकिस्तान में आवाज़ इसलिए भी कम आती है कि पाकिस्तान में पंखे चलते हैं। हम तो भूल ही गए 3-3.5 साल में कि पाकिस्तान में पंखा भी हुआ करता था, तो पंखा भी चल रहा होता है। जब आपने वीडियो सुननी है तो पंखा भी चल रहा होता है और इसी वजह से जो लोग एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको इसका गालिबन एहसास नहीं है। तो और ये एयर कंडीशन वाले घर जिनके हैं उनको भी ज़ाहिर उसका एहसास नहीं है, तो पंखे वाले उनको भी खासा मसला है, मुझे पता चला इसका। अच्छा, अब मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज आपको छोटा सा देना चाहता हूँ और उन तमाम लोगों को जो ये इस पब्लिक सर्विस मैसेज की बिल्कुल भी अहमियत उन लोगों के लिए नहीं है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी तमाम तर वैल्यू उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ब्रिटेन में हैं, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के। वो ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में बदकिस्मती से एक खातून जो थी जिनकी उम्र 56 बरस की थी, वो न्यूयॉर्क के अंदर 5th एवेन्यू के ऊपर जो मेन सबसे महंगा पॉश एरिया है वहाँ पे एक गटर के अंदर गिर के उनकी हलाकत हो गई, मेन होल के अंदर। ये जो खबरें हम लाहौर से तो सुनते हैं, भूरे वाला से तो सुन सकते हैं, कराची से तो सुनते हैं, दिल्ली में भी होता होगा, मुंबई में भी होता होगा, लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा है कि कोई मैनहट्टन की 5th एवेन्यू के ऊपर एक गटर का मेन होल ना हो, उसके अंदर गिर के खातून की डेथ हो जाए। अब ये कैसे हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, CCTV कैमरा वगैरह निकाले गए। इस खातून की बदकिस्मती ये थी कि जब उन्होंने गाड़ी पार्क की तो उससे सिर्फ 11 मिनट या 12 मिनट पहले CCTV फुटेज से पता चला है एक हैवी ट्रक गुजरा जिसके नीचे कोई ऐसी चीज़ थी कि उसने वो जो गटर का ढक्कन था उसको खींच लिया और वो गटर जो था मेन होल वो ढक्कन के बाहर हो गया। इस खातून बेचारी ने जिसकी मौत आई थी उसने आके अपनी गाड़ी खड़ी की, उसके ज़हनों गुमान में नहीं होगा कि नीचे मेन होल पे सब वॉक सड़क पे वॉक करेगी, उसको नीचे भी देखना होगा। वो नीचे देखे बगैर जब आई है और सीधा उस मेन होल में गिर गई है जिसके नतीजे में उसकी डेथ हो गई। अब जब मैंने ये वाक़या देखा तो मैंने आपको एक चीज़ शेयर करनी थी कि मैं कभी भी किसी भी सिस्टम की लिखी हुई चीज़ के ऊपर या उसके प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। करना तो पड़ता है, जहाज़ में भी फ्लाई करना पड़ता है, लेकिन मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर इंस्टेंस मैंने देखा है कि रेड लाइट पे अमेरिका में जब वाइट निशान आता है वॉकिंग का कि वॉक रेड लाइट आ जाती है और वॉकिंग का निशान आपका आ जाता है, तो लोग इससे पहले कि गाड़ियाँ रुकी हों लोग चलना शुरू कर देते हैं। सब चलते हैं, मैं नहीं चलता। मैं वेट करता हूँ कि सारी गाड़ियाँ रुक जाएँ, क्योंकि कोई शराबी भी ड्रंक भी हो सकता है, घर में बीवी से लड़के भी आया हुआ हो सकता है, किसी का वैसे दिमाग ख़राब हो सकता है, किसी की ब्रेक ख़राब हो सकती है। जब गाड़ियाँ रुक जाती हैं फिर मैं चलना शुरू करता हूँ और लोग तो चल के जाते हैं, मैं दौड़ के जाता हूँ कि वहाँ से क्रॉस कर लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, डोंट ट्रस्ट ये आप सिंबल्स के ऊपर या प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिफेंड ना करें कि रेड लाइट हो गई है तो देख के सड़क क्रॉस करें। इतना ही मैंने भी आपसे कहना था, फिर आपसे मुलाकात होती। अभी इतना ही, थैंक यू।